चलिए अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हार्ट का जो पार्ट है उसको पहचानते हैं, हार्ट के पार्ट को पहचानते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हार्ट में जो है ब्लड किस तरीके से सर्कुलेशन करता है, किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में जो है हार्ट हमारे ब्लड को, रुधिर को किस तरीके से कंट्रोल करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी जो है वो ऐसे कर लेते हैं ना थोड़ा सा। हमारा हार्ट जो है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं ध्यान से कि हमारा ब्लड हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, दो पार्टों में बटा हुआ है। ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे खींचना नहीं है, वैसे बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि हमारा हार्ट जो है ना दो भागों में बटा होता है। तो नॉर्मली हमारा हार्ट जो है दो भागों में बटा होता है, एक जो है दायां भाग कहलाता है और दूसरा जो है बायां भाग कहलाता है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। यानी कि हार्ट जो है दो भागों में बटा होता है। क्यों बटा होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हृदय जो है दो भागों में बटा होता है, दो भागों में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां से समझना जरूरी है, बटा होता है ना। हार्ट जो है हमारे दो भागों में बटा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको समझना है। उसके बाद देखते हैं कि हार्ट जो है ना, हार्ट का चार पार्ट होता है, हार्ट का चार पार्ट होता है। यानी कि एक दूसरे तरीके से कहें तो हार्ट को यानी कि चार भाग होते हैं, है ना। एक जो है दाया आलिंद, ये वाला दाया वाला भाग है दाया आलिंद, और ये वाला निलय कहलाता है। नीचे वाला पार्ट जो है निलय कहलाता है, ऊपर वाला दोनों पार्ट क्या कहलाता है, ये आलिंद कहलाता है। हम देख लिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो आलिंद कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो निलय कहलाता है। दाया साइड वाला निलय दाया निलय कहलाएगा, दाया साइड वाला आलिंद दाया आलिंद कहलाएगा, बायां साइड वाला निलय जो है बायां निलय कहलाएगा और बायां साइड वाला आलिंद जो है बायां आलिंद कहलाएगा। यानी कि चार प्रकोष्ठों में, चार टुकड़ों में ये बटा होता है। क्यों बटा होता है इसको हम अभी तुरंत आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हृदय जो है दो भागों में कब क्यों बटा होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड जो है ना वो, उसके लिए दो रास्ते हैं और दो अलग अलग रास्ते हैं। क्यों रास्ते हैं इसको भी हम समझेंगे। तो बॉडी में एक ब्लड का जो सिस्टम है ना, उसमें कैसे यह काम करता है कि कभी भी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। यानी कि पूरे बॉडी में दो रास्ता है ना। जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ होते हैं ना वो कभी वैसे ब्लड के साथ नहीं मिलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का दो रास्ता है, एकदम से क्लियर। एक रास्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है बहता है और दूसरा एक ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ही रुधिर जो है ब्लड उसमें बहता है या उसका वहन होता है। हार्ट का जो ये पार्ट है ना, जो दो भागों में और चार भागों में बटा हुआ है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को उस कार्बन युक्त रुधिर से मिलने से रोकना है। यानी कि हार्ट का दो बराबर भागों में या चार भागों में बंटने का एक सबसे पहला रीजन ये है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर को, ऑक्सीजन से मिला हुआ जो रुधिर है उसको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिले हुए रुधिर से उसको अलग रखना है, दोनों को सेपरेट रखना है, दोनों को सेपरेट रखना है, एक दूसरे से मिलने नहीं देना। अगर ये गलती से एक दूसरे से मिल गए तो हमारा जो है बॉडी जो है कम जो है एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा और हमेशा हम सुस्त रहेंगे, जल्दी हाँफ जाएंगे, इस तरीके का कुछ कंडीशन होता है। खैर, तो ये जो दो सिस्टम है कि ब्लड जो है दो भागों में बटा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि क्या करना है कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिलने नहीं देना है। कैसे काम करता है इसको अब हम समझते हैं। जैसे ये उत्तक है ना, क्या हुआ कि उत्तक के पास ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, तो ऑक्सीजन वाला, है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया हमारे टिश्यू के पास, सेल के पास, और वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन देकर चला गया। फिर हम रिस्पिरेशन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और यहां से क्या करता है कि ब्लड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलता है। हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रुधिर वाहिकाएं हैं, वो क्या करते हैं
ऑक्सीजन लेकर आए, हमारे बॉडी को, सेल को, कोशिकाओं को दे दिए और फिर वहां से क्या किए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर निकले और ये निकल के आते हैं कहाँ, तो ये महाशिरा वाले एरिया में आते हैं। एरो का निशान आप देखते रहिए, समझना है। ये पूछता है, ये जो सर्कुलेशन है ना ब्लड का हार्ट में, कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके बारे में पूछेगा। ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पूछता है कि ब्लड का सर्कुलेशन का दिशा क्या है, तो दिशा में आपको दे देगा दाया। सबसे पहले क्या दे देगा कि उत्तक जो है महाशिरा तक जाता है, महाशिरा से अलिंद तक जाता है, अलिंद से दया निलय तक जाता है, दया निलय से कहाँ जाता है। ये रास्ता आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तक से निकला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ये आ गया कहाँ, महाशिरा में। महाशिरा ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं ना, इससे जो है एंट्री करता है ब्लड हमारा। ब्लड एंट्री करेगा कहाँ एंट्री करेगा, तो दाया आलिंद में। ब्लड ऐसे एंट्री किया, यहां से देख रहे हैं ना ब्लड क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, ऐसे एंट्री कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड जो है दाया आलिंद में गया। दाया आलिंद में जब ये भर जाता है तो प्रेशर के साथ क्या होता है, जब प्रेशर बनता है तो ये जो वॉल्व है ये खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है और ब्लड कहाँ आ जाता है, ब्लड आ जाता है हमारे दाया निलय में। ब्लड जो हमारे दाया निलय में आ गया, खुल गया, फिर ये वॉल्व है, फिर ये वॉल्व बंद हो गया। तो जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये वॉल्व जो है खुल जाता है और ब्लड जो है हमारे दाया निलय में आ जाता है। ये दीवाल है, ये दीवाल है, किस लिए ये दीवाल है, तो ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या करता है, अलग करने के लिए है। अब देखिए यहां से क्या होता है कि जब पहली बार ब्लड हमारे कोशिका से, हमारे उत्तक से हार्ट के पास जाते हैं तो वो महाशिरा में जाते हैं। महाशिरा में दाया आलिंद से, दाया निलय से होते हुए ये निकल जाते हैं कहाँ से, फुफ्फुस धमनी से ये बाहर निकल जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, समझेंगे कि ब्लड आया, ब्लड हार्ट में आया कहाँ से, टिश्यू से, कोशिका से निकलकर, पूरे बॉडी के कोशिका से निकलकर ब्लड जो है हमारे हार्ट में आया और देख रहे हैं कि फिर क्या कर रहा है, फिर हार्ट से ये बाहर निकल गया, हार्ट से बाहर निकल गया, फुफ्फुस धमनी से ये क्या हुआ, बाहर निकल गया। हार्ट में आया, एक बार तो हार्ट में आया, हृदय में आया, लेकिन फिर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर कहां, किससे निकला, तो यहां से निकला, ये गया कहां, फुफ्फुस धमनी से बाहर निकल गया, फुफ्फुस धमनी से। और जब ये बाहर निकलता है ना तो बाहर निकल के कहीं नहीं जाता, ये चला जाता है हमारे लंग्स में। यहीं से देखिए हम पहले बताए थे कि जब हम रिस्पिरेशन पढ़ा रहे थे तो लंग्स के बारे में बताएं कि अल्वियोली के पास जाता है और वहां से एक्सचेंज होता है ना। अब यहां से वो चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे एक्सचेंज होता है ना। बॉडी से निकला, महाशिरा में गया, हार्ट में गया, हार्ट से बाहर निकला किससे, फुफ्फुस धमनी से जो रास्ता है निकलने का, और चला गया लंग्स में। लंग्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया था, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया था, हार्ट से निकला, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया हमारे लंग्स में। और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गया और वहां पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे लंग्स में छोड़ दिया। यहां पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे लंग्स में छोड़ दिया, सांस छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। लेकिन जब ये फुफ्फुस में जाता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है, लेकिन क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन उठा लेता है। ऑक्सीजन उठा लिया, ऑक्सीजन उठाकर क्या करता है, वो ला के छोड़ देगा किस में, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में। तो देख रहे हैं कि दाया पार्ट वाला जो है ना, हमारे हार्ट का जो दाया पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, इसमें कौन सा ब्लड जो है सर्कुलेट किया, तो हमेशा जो है ब्लड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही इसमें सर्कुलेट करेगा, निकलेगा, हमारे लंग्स में गया। लंग्स में जब गया तो वहीं से क्या किया, ब्लड जो है ऑक्सीजन को उठा लिया, ऑक्सीजन को उठाया, फुफ्फुस शिरा में आ गया, वहां से बाया निलय में आया, बाया निलय से बाया आलिंद में आ गया, बाया आलिंद से बाया निलय में आया, और फिर ये रास्ता आप देखिए कि महाधमनी से होते हुए निकल गया, एओर्टा से होते हुए हमारा ब्लड जो है निकल गया। और कहाँ गया, एओर्टा से होते हुए ब्लड हमारे पूरे ऑक्सीजन लेकर निकला है, ये ऑक्सीजन लेकर निकला है, एओर्टा से ऑक्सीजन लेकर निकला है, और यहां देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकला था ये। तो सर्कुलेशन को आप समझ पा रहे होंगे कि सर्कुलेशन कैसा होता है। ये सर्कुलेशन पूछता है, ये पूरा रास्ता आपसे पूछ सकता है कि हार्ट जब पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
हमारे हार्ट में एंट्री करता है ब्लड, और जब निकलता है तो कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स में गया, वहीं पे छोड़ दिया, वहां से ऑक्सीजन उठा लिया, फिर से हमारे हार्ट में आया। किस रास्ते आया, फुफ्फुस शिरा के रास्ते आया, और बाया आलिन से बाया निलय तक आया, और फिर एओर्टा महाधमनी से निकल गया। और महाधमनी से जब निकला ना, तो ये पूरे शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन लेकर पहुंच गया। एक चीज आप देखिए कि इस पूरे सर्कुलेशन में, पूरे वहन में कहीं भी ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से नहीं मिल रहा है। पूरे सिस्टम में कहीं भी क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है यहीं पे हो जा रहा है, लेकिन कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है क्या होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड से नहीं मिलता है। उत्तक से निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, पूरा गया हार्ट में चला गया, एक पार्ट में गया और निकल गया, और निकल कर चला गया कहाँ, हमारे लंग्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन उठा लिया। ऑक्सीजन जैसे उठाया फिर हार्ट में एंट्री किया, और हार्ट से निकलकर एओर्टा के थ्रू क्या हुआ, पूरे बॉडी में एक एक सेल के पास चला गया, वहां ले जाकर क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ दिया। और वहां पे क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन छोड़ेगा, श्वसन की प्रक्रिया होती है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जितने भी रोजमर्रा के काम हम करते हैं वो सारे जो है उसी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी से करते हैं, और ये जो सिस्टम है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम वही करता है। फिर वहां से क्या होता है, रिस्पिरेशन होगा, और यहाँ पे CO2 बनेगा, यहाँ पे रिस्पिरेशन होगा यानी ग्लूकोज टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो वाटर का तो इस्तेमाल हमारा बॉडी खुद कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, फिर वो बॉडी क्या करता है कि ब्लड से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट तक पहुंचा देता है। तो ये दो चीजें जो है हार्ट के बारे में हमको पढ़नी थी कि जो है हार्ट दो भागों में बटा होता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है इसका कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से ना मिले, ये दोनों अलग अलग रहे। ये जो रास्ते देख रहे हैं ना, ये देखिए कि एक पूरा रास्ता जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के लिए है, और एक पूरा रास्ता जो है ना ऑक्सीजन वाले, यानी कि दो रास्तों में हमारा ब्लड जो है घूमता है, दो रास्तों में हमारा ब्लड घूमता है। एक रास्ता ऐसा है, एक नलिका ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाले ब्लड ही घूमते हैं, और एक रास्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ही ब्लड घूमते हैं। तो इसे एक डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। हमारा हार्ट में जो होता है ना, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ ना कि हमारे हार्ट में ब्लड जो है दो बार एंट्री करता है। ध्यान दीजिए कि हमारे हार्ट में ब्लड कितने बार एंट्री कर रहा है, एक बार यहां एंट्री किया, और दूसरा बार यहां एंट्री किया। तो हार्ट में हमारा ब्लड जो है दो बार एंट्री करता है, इसलिए इसे हम नॉर्मली डबल सर्कुलेशन करते हैं। मछली में हम देख रहे थे कि वाटर उसके गिल के थ्रू गया और ऑक्सीजन निकल गया और वो बाहर निकल गया, उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं था, सिंगल ही सर्कुलेशन था, है ना। हमारा हार्ट जो है 4 प्रकोष्ठों में, 4 कोठरियों में बटा होता है, ये याद रखना है। 2 भाग में इसलिए बटा होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से ना मिले। दूसरा जो है डबल सर्कुलेशन जो है हमारे ब्लड में होता है, हमारा हार्ट में जो है डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट का जो साइज होता है ना वो हमारे मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी का पंप सिस्टम है, यानी कि पंप है। पंप क्या करता है कि जरूरत की चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह धकेलता है। ठीक उसी तरीके से पंप जो है, हार्ट जो है हमारे बॉडी का पंप है और ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ढकेलता है। ब्लड या रुधिर ही वही चीज है जो अपने साथ ना हमारे बॉडी में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, जहां भी पहुंचानी होती है, वो ब्लड के थ्रू ही जाती है, और उसको धकेलने के लिए हमारे बॉडी में ब्लड है। तो जो है हम लगभग जो है इस चैप्टर को भी खत्म कर चुके हैं। एक और टॉपिक जो है इस वहन से रिलेटेड ही बचा हुआ है, जिसमें हमको पढ़ना है रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाएं, यानी कि जिन पाइपलाइन के थ्रू जो है हमारा ब्लड घूमता है वो ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं। ये 3 तरीके की होती हैं। इन तीनों तरीके के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू ही पढ़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये वाला रास्ता जो है क्या है, हमारा एक रास्ता है जिसमें ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। ऑक्सीजन वाला एक रास्ता ऑक्सीजन वाला है ना।
और हम देखते हैं कि एक दूसरा रास्ता है जो क्या होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला, कि ब्लड जो है ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर घूमता है और ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर घूमता है। हम पहले भी देखे हैं कि ये दोनों का अलग अलग रास्ता है, लेकिन कहीं तो एक्सचेंज होता होगा ना, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं तो एक्सचेंज होता होगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे हार्ट से क्या हुआ, ऑक्सीजन लेकर निकला एक रास्ते से, है ना। तो जब हमारे हार्ट से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो आगे बढ़ता है वो कहलाता है धमनी। क्या कहलाता है? धमनी। और देखते हैं कि उत्तक से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारा ब्लड आगे बढ़ता है और जिस रास्ते में जाकर वो मिलता है वो कहलाता है सीरा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्तक से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलेगा ना, हमारा ब्लड जब उत्तक से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलेगा तो वो जिस रास्ते निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड धोएगा, वो सीरा कहलाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ठीक है। हार्ट से लेकर निकला, ऑक्सीजन वाला लेकर निकला, किस रास्ते जाएगा? आर्टरी के रास्ते जाएगा। उत्तक से लेकर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकला है, किस रास्ते जाएगा? सीरा के रास्ते जाएगा, वेंस के रास्ते जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, पार्ट है, शरीर का पार्ट है और ये उसके कोशिकाएं हैं। तो ये पाइपलाइन जो होते हैं ना, मोटे होते हैं। आप देख सकते हैं आपके शरीर का जो अपर पार्ट होता है उसमें उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम लोग वेंस वगैरह कहते हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन बदल लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन लेकर निकला, धमनी जो है ऑक्सीजन लेकर निकला, लेकिन हमारी कोशिकाएं जो है बहुत छोटी होती हैं और ये जो है पाइपलाइन बहुत बड़ा है। तो एक ऐसा भी रास्ता चाहिए जो उन कोशिकाओं तक पहुंच सके, यानी कि उतनी छोटी पाइपलाइन भी होनी चाहिए, उतनी छोटी रास्ता भी होनी चाहिए। तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, तो इनके पास ले जाने के लिए जो पाइपलाइन होनी चाहिए वो भी छोटी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि एक पाइपलाइन है जिसे हम केशिका कहते हैं, वो सेल के साइज के बराबर होती है। किसके? सेल के। वो हमारे एक एक कोशिका से होकर गुजरती है। ये हमारे कोशिका हैं, देखिए क्या हो रहा है, एक एक कोशिका से होकर ये हमारी गुजरती है। और ये जो पाइपलाइन है जो कोशिका के पास जाती है वो केशिका कहलाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैपिलरी वेसल्स कहते हैं। कैपिलरी वेसल्स कहते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली चीज है, ऑक्सीजन लेकर गया, कहां गया? कोशिका के पास चला गया। अब यहां पे हम देखते हैं कि कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए था और क्या हो रहा है कि यह हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन लेकर पहुंचा, तो यहां पे हमारे कोशिका को ऑक्सीजन मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कोशिका के पास जैसे ये ब्लड वेसल्स गए, ऑक्सीजन दे दिए और वहीं से क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिए और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ निकल जाते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बढ़ गए, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, हमारे सीरा में चला गया। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि रुधिर वाहिकाओं में कौन ऐसी रुधिर वाहिका है जिसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, तो वो सीरा है। ऐसी रुधिर वाहिका है जिसमें ऑक्सीजन का वहन होता है, वो धमनी है ना। तो देख रहे हैं यहां से उत्तक से निकला ये कार्बन डाइऑक्साइड और कहां चला आया, और सीधा हार्ट में चला आया, है ना। हार्ट में चला आया, फिर हार्ट से क्या हुआ, हार्ट से ये लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन उठाया और ये फिर जो है कहां चला गया, हार्ट में गया, और फिर हार्ट से निकला। यानी देखते हैं ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है तो एक बार ब्लड जो है कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और फिर जो है हार्ट से ये कहाँ जाता है, ये जाता है लंग्स में, हार्ट से लंग्स में जाता है, और फिर जो है लंग्स से ये कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और उसके बाद बाहर निकलकर चला जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है हम समझे हैं कि वहन का जो सिस्टम है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है,
उसको हम समझें। एक चीज और इसके बारे में समझ लीजिएगा, सीरा जो है ना वो शरीर के बाहर की तरफ होता है, जो हम नॉर्मल देखते हैं वो सीरा ही होता है, और धमनी जो होता है ना वो शरीर के अंदर में होता है। धमनी जो है शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होता है। धमनी जो है ना वो शरीर के, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो शरीर के अंदर बीचों बीच होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, उसको दबा के रखना होता है, इसीलिए क्या होता है वो शरीर के अंदर होता है। और क्या होता है धमनी में? तो धमनी में यह होता है कि उसकी दीवारें मोटी होती है, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। इसके अपोजिट सीरा जो है ना शरीर के बाहर वाले साइड में होता है, जो हमें दिखता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी दीवारें पतली होती हैं क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें दाब कम होता है, दाब कम होता है इसलिए दीवार की मोटी होने की जरूरत है नहीं, दाब कम होता है इसलिए यह शरीर के एक्सटर्नल लेयर की तरफ, यानी कि जो हमारा शरीर है उसके बाहरी तरफ हो सकता है, अंदर की जरूरत नहीं है। धमनी को अंदर की जरूरत इसलिए है कि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है और सीरा में जो है प्रेशर कम होता है। तो इस चैप्टर को हमने काफी विस्तार से पढ़ा, काफी वक्त दिया, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, इसलिए हमको काफी डिटेल्स में इसको पढ़े हैं। फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराएं कि यदि जो है अब तक जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलिए अब हम क्विक रिवीजन के इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर को कवर करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय हमको पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, इसको समझने से पहले क्या करते हैं, कुछ बातों को समझते हैं, वहां से हमको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। एक चीज आपको फिर से रिमाइंड कराएं कि ये जो क्लास होने वाला है, अभी का जो क्लास होने वाला है, इसमें हम मैक्सिमम जो है सुनने वाले हैं, समझने वाली चीजें हैं, लिखने वाली चीजें कम है। तो ध्यान से सुने, क्योंकि वही सुनी हुई चीजें जो है आपको समझ में आएंगी और वही समझ पर आधारित जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखने वाली चीजें कम होगी। फिर भी आपको इस चैप्टर का लास्ट में जो है कुछ चीजें लिखने वाली भी मिलेंगी, वहां से भी आपको याद करना है, लेकिन पूरा ध्यान रहे कि समझने पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझने से पहले कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या है, उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये बताइए कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस है। ऑर्गेनिज्म में, जीवों में ऐसा क्या होता है जो वो नॉन लिविंग से अलग होते हैं। तो नॉर्मली किसी से भी पूछा जाए ना तो पहली क्राइटेरिया तो लोग बताते हैं क्या है कि वो वृद्धि करता है, सॉरी क्या करता है, सबसे पहले हम पूछेंगे तो कहेगा वो गति करता है ना, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह गति करता है, वो अपना स्थान बदलता है, समय के हिसाब से अपना स्थान बदलता है या मूवमेंट करता है किसी भी तरीके से। लेकिन अगर हमसे पूछे कि कोई भी चीज अगर लिविंग थिंग्स है तो उसका सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होगा, तो लिविंग थिंग्स होने का सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर ये है कि वो सेल का बना होगा, वो कोशिका का बना होगा, कोशिका का बना होगा। जो भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, कोई भी चीज जो लिविंग थिंग्स है वो सेल का बना हुआ है। हम भी जो है बिलियन ऑफ बिलियन सेल से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरीके से एक घर जो है ना ईंट से बना होता है, एक एक ईंट से मिलकर एक बहुत बड़ा महल भी बन सकता है, एक छोटा घर भी बन सकता है, ठीक उसी तरीके से हम भी, मानव भी, हाथी भी, चींटी भी इसी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि जिंदगी के लिए सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है ना वो कोशिका है, कोशिका का बना होना, यानी कि ये लाइफ का कैरेक्टर है। अगर कोई चीज लिविंग है तो वो कोशिका का बना होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो श्वसन करता है। श्वसन मतलब आपको पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन जो है इनहेल करता है, वो बॉडी में जाता है, सेल के पास जाता है, सेल के पास जाकर वो फूड को क्या करता है, तोड़ देता है। जब फूड को तोड़ता है तो एनर्जी जनरेट होता है, उसी एनर्जी से क्या करता है, अपनी कामों को पूरा करता है, जैसे खेलने कूदने का, पढ़ने का, काम करने का, दौड़ने का, चलने का, जो भी कामें होती हैं उसी एनर्जी के द्वारा पूरा होती है और वो श्वसन की प्रक्रिया कहलाते हैं। इसको बढ़िया से हम प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे पूछे उसके आगे तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग थिंग्स है ना वो रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। कोई भी लिविंग थिंग्स होगा ना वो क्या करेगा कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा, रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा। अगर उससे आगे आपसे कोई पूछे क्या करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, गति करता है, मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट। उससे आगे तो वो फूड लेगा, कोई ना कोई चीज ऐसा कंज्यूम करेगा जिससे उसको एनर्जी मिले। और लास्ट में ऐसा आता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजिंग आएगा ना तो वो रिएक्ट करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे रिएक्ट करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। कोई भी चेंजिंग आएगा तो वो, जैसे हो सकता है कि बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली क्यों दौड़ रही होगी, क्योंकि जो है उसने हो सकता है कि चूहा को देखा हो। तो इन्वायरमेंट में क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चूहा दिखा, उसके लिए क्या कि बिल्ली जो है रिएक्ट की। चींटी चलती है, हम उसके रास्ते में उंगली रख दें, चींटी क्या करती है, अपनी रास्ते बदल लेती है, वो रिएक्ट करती है। मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे वीडियो बनाना था, मैंने क्या किया, मैं अपने कैमरे के सामने रिएक्ट कर रहा हूं। यानी कि क्या होता है ना कि रिएक्शन जो करना चीज होता है, रिएक्ट करना होता है, वो असल में लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। यहां हमारे सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बिस्तर है, बेड है ना, टेबल्स हैं। ये कोई चीजें अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो वो रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप जो है ना, आप लिविंग थिंग्स है, आप क्या कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी चेंजिंग होंगे ना, जो भी चेंजिंग आएंगी इन्वायरमेंट में, लिविंग थिंग्स उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शन ही क्या कहलाता है, ये रिएक्शन ही जो है लिविंग थिंग्स का एक मेन कैरेक्टर है। अब यहां से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। तो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं चल रहा हूं, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, है ना, पैर से भी मैं यहां पे चल रहा हूं, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। इसके अलावा मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कैसे आपको इस टॉपिक को मैं समझा दूं। ऐसा नहीं है कि मैंने याद करके कोई भी चीज आया है, तो मेरे द्वारा मैं लिख भी रहा हूं, यहां पे खुद को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चल रहा हूं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है। तो ये सारी चीजें कितने सटीक तरीके से सावधानी पूर्वक कंट्रोल हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं ताकि आपको सुनाई ना दे, ताकि आपको दिक्कत हो रहा है। मैं इतना स्लो नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से सुनाई ना दे, यानी कि, और ना ही किसी तरीके का मिसबिहेव कर रहा हूं। जो भी क्रियाएं मेरी हो रही हैं, मेरी अलग अलग ज्ञानेंद्रियां जो है वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं और सब जो है एक कंबाइन तरीके से काम कर रही हैं, सावधानी पूर्वक सटीक तरीके से। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में अगर हमको बच्चे जब बात करते हैं एक दूसरे से तो वो चिल्ला के बात नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। उनको पता है कि रिएक्ट कैसे करना है, सावधानी पूर्वक रिएक्ट करना है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिएक्शन असल में जो होता है ना हमारे द्वारा बड़ी कंट्रोल तरीके से होता है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हम किसी गर्म चीज को छू लिए, जैसे छुए हमारा हाथ जो है अपने आप जो है बैक हो जाता है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, हम सोचते भी नहीं है, हम उस क्रिया के बारे में, हाथ हटाने के बारे में सोचे नहीं है, सोचने वाली क्रिया यहां पे नहीं हो रही है, अपने आप हो रही है। लेकिन यह भी क्रिया आप देखिए कि सावधानी पूर्वक हो रही है। मैंने गर्म चीज को छुआ तो हो सकता है कि और तेज पकड़ लेते, लेकिन क्या होता है, हाथ बाहर ही आएगा, हाथ वहां से दूर ही हटेगा। यानी कि ये जो काम हो रहा है ना, ये भी सावधानी पूर्वक हो रहा है। तो अब समझने वाली बात है कि ये जो हम काम करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं ना, वो एक नियंत्रित तरीके से होता है। और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हैं, अलग अलग टिश्यू जो हैं, वो एक साथ मिलकर वो काम को पूरा करती हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि गिलहरी है, गिलहरी को खतरा महसूस हुआ। अब गिलहरी को जब खतरा महसूस होगा ना तो उसको दो काम करना होगा, या तो उसको भागना होगा या तो लड़ने के लिए तैयारी करेगी।
अगर लड़ने के लिए तैयारी करती है या भागने के लिए तैयारी करती है तो उसके बॉडी में उतना एनर्जी उसको मिलना चाहिए नॉर्मल से ज्यादा। तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि उसको दौड़ना भी है, उसको क्या करना है, बैलेंस भी बनाना है, लड़ने के लिए तैयार भी रहना है। यानी कि उसकी बॉडी की मैक्सिमम ऑर्गन जो है ना इस तरीके से कंट्रोल में होनी चाहिए और एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए कि उस सिचुएशन से वो निपट सके। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमको मिलता कहाँ से है, आता कहाँ से है, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना था। आखिर ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता क्या है। तो ये कंट्रोल जो हमको देता है ना वो हमारा जो है तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। पूरे बॉडी में एक सिस्टम है हमारे। जैसे घर में क्या होता है ना, घर में एक सिस्टम होता है, वायरिंग सिस्टम होता है, एक होता है पाइप सिस्टम होता है। पाइप सिस्टम में पानी जो है मोटर से पानी ऊपर जाता है और फिर टंकी से पानी नीचे आता है, एक पूरा सिस्टम बना होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे घर में वायरिंग सिस्टम होता है, पूरे घर का एक वायर का सिस्टम होता है। बिजली इधर से किस रूम में गई, कहाँ से बाहर आई, कौन बल्ब जल रहा है, पंखा जल रहा है, क्या जल रहा है, नहीं चल रहा है, ये एक सिस्टम बना होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो शामिल होती हैं, मेन बोर्ड शामिल होता है, वायर होते हैं, वायर को कवर करने वाला प्लास्टिक होते हैं, बोर्ड होता है, स्विच होता है, फैन होते हैं, बल्ब होते हैं, ये सिस्टम के अलग अलग भाग हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में हमारे द्वारा जो काम किया जाता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसके कुछ हिस्से हैं। उसी हिस्से के बारे में, उसी पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से, तो एक तो जो है तंत्रिका कोशिका है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे बॉडी में आता है मेरु रज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के पीछे होता है ना, बैकबोन के पीछे होता है, एक बंडल में, जैसे बंडल होता है ना, किसी चीज का बंडल बना दिए गोल, और उसको क्या करते हैं, ये जो मेरुरज्जु होता है ना, रीढ़ की हड्डी जो है उसके पीछे से गुजरता है, बीच में से गुजरता है, और लास्ट में हमारा पार्ट आता है। ये तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं तीनों, न्यूरॉन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा मस्तिष्क। अब बारी बारी से एक एक को समझते हैं। ये हमारा जो है ना तंत्रिका कोशिका है। क्या है ये? हमारा तंत्रिका कोशिका है, जो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं। ये फिगर जो आपने देखा ना, ये तंत्रिका कोशिका है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे, तब जो है ये दोनों चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है किसका? तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि एक्चुअल में वर्क जो है यही करता है, एक्चुअल में वर्क यही करता है। तो इसी का फंक्शन को समझ लेते हैं, ये इस तंत्रिका तंत्र का फंक्शन जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो न्यूरॉन का कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। न्यूरॉन का ये मेन बॉडी है, ये जो दिख रहा है ना पूरा, इसको बोलते हैं कोशिकाएं, मेन बॉडी है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं द्रुमिका, द्रुमिका, और तंत्रिकाक्ष, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष, है ना। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन लंबा सा, इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। आगे वाले पार्ट को आगे समझेंगे। अब यहां से हमको समझने वाली चीजें ये है कि किसी गर्म वस्तु को जैसे हम छूते हैं, वहां से हमको इंफॉर्मेशन जाता है, एक इंफॉर्मेशन निकलता है। हमको कैसे पता चलता है कि ये चीजें जो है गर्म है? हम सामने से कोई चीज देखते हैं, कैसे पता चलता है कि ये पंखा है? अगर मेरे सामने पंखा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पंखा है? क्योंकि मेरे आंख का काम तो सिर्फ देखना है, मेरा आंख क्या कर सकता है? सिर्फ देख सकता है। कहीं दूर खाना बन रहा होता है, किचन में खाना बन रहा होता है, उसका स्मेल जो है हमारे नाक तक आता है। नाक का काम सूंघना है, लेकिन ये बताना नहीं कि ये किस चीज का स्मेल है। आंख काम देखना है, इसका आंख ये नहीं बताता कि ये है क्या। ठीक इसी तरीके से कान का काम है सुनना है, लेकिन कान ये नहीं बताता कि हम क्या सुन रहे हैं। कान सुनता है और ये मैसेज जो है ना दिमाग को भेज देता है। आंख देखता है, वो मैसेज जो है दिमाग को भेज देता है। नाक से हम कुछ सूंघते हैं, वो मैसेज जो है दिमाग को भेज देता है। तो दिमाग को जब भेजा जाता है तो भेजने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना। बल्ब को जलाने के लिए अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बीच में वायर होना चाहिए ना, कोई तो सिस्टम होना चाहिए जो मैसेज वहां से वहां तक पहुंचाए। तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, जब हमको चोट लगता है, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, जब हम किसी चीज को सूंघते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं,
तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना वहां से हमारे दिमाग के पास भेजा जाता है, और वो मैसेज लेकर कौन जाता है, वो मैसेज लेकर यही न्यूरॉन्स जाता है। न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरॉन्स के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल है, सबसे लंबा सेल है, यानी कि हमारे बॉडी का जो भी साइज हो सकता है ना उतना बड़ा ये सेल का साइज हो सकता है। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कि ये दोबारा पैदा नहीं होता, एक बार जो बन गया सो बन गया। न्यूरॉन जो है ना दोबारा नहीं बनते। बॉडी के और भी सेल्स जो हैं रोज क्रिएट होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स ऐसा है कि ये सेल एक बार बन गया तो बन गया, इसमें मरम्मत भी नहीं हो सकती, यानी कि इसमें कोई सिस्टम है नहीं बनाने वाला। दो चीजें याद रखना है। अब मैसेज जो है कैसे डिलीवर होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि न्यूरॉन के बारे में आपको पूछ देगा। अब तक जो हमने पढ़ा ना, बहुत सारी चीजें हम पढ़ लिए हैं। आपसे नर्वस सिस्टम का पार्ट पूछ लेगा, नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, ये है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है पूछ लेगा, न्यूरॉन क्या है उसके बारे में पूछ लेगा, आपको नहीं मालूम होगा तो आप कभी ऑप्शन नहीं मारिए। तंत्रिका कक्ष, या आपसे ये पूछेगा कि न्यूरॉन के निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है। न्यूरॉन के पार्ट दिख रहे हैं ना, कोशिकाएं है, द्रुमिका है, एक्सॉन है, ये सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो कुछ नाम दे देगा और कहीं एक दूसरा नाम दूसरे जगह से उठा कर डाल देगा। तो न्यूरॉन के बारे में भी जानना है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये मैसेज पहुंचता कैसे है। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा आंख देखा, लाइट जो है रेटिना पे पड़ा, रेटिना से इस तरीके के सेल जुड़े हुए हैं। रेटिना पे हमारा लाइट पड़ता है, हमारा इमेज रेटिना पे पड़ता है, रेटिना से ऐसे लाइट जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारे हाथ में वो सेंसर जो है, रिसेप्टर जो है ना, ये सेल लगे हुए हैं। इनको फट से पता चलता है कि भाई हाँ कुछ तो हुआ है। हमारे नाक में वो जो सेल है ना, वो सेल जो है लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, सूंघते हैं और उसको इंफॉर्मेशन जो है दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही हम गर्म वस्तु को छुए तो हमारा हाथ में जो ये सेल लगा हुआ है ना, वो सेल क्या करता है, ये जो द्रुमिका है ना, द्रुमिका वाला पार्ट जो है, इसको पता चलता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि गर्म है। ये क्या करता है, द्रुमिका यहाँ से मैसेज भेजता है और इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। असल में ये करता है क्या है ना, एक केमिकल रिलीज करता है, और केमिकल रिलीज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है तंत्रिकाक्ष से होते हुए क्या करता है, इस सेल के यहाँ इस पॉइंट पे जाता है, इस पॉइंट पे जाता है और क्या करता है, यहाँ पे ले जाके करंट छोड़ देता है। करंट के छोड़ने से वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे फिर से एक केमिकल रिलीज होता है, और केमिकल क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। देखो दूसरा सेल यहाँ पे आ गया, ये सेल ले जाकर मैसेज छोड़ दिया दूसरे सेल के पास, है ना, और दूसरा सेल में भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से मैसेज, इलेक्ट्रिक करंट दूसरे सेल में जाएगा और वहां ले जाकर मैसेज छोड़ देगा, फिर जो है एक रसायन, एक केमिकल जो है रिलीज होगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। ये वाला जो जोड़ है ना, जहाँ दो सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। नाम याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में, सिनेप्स का नाम पूछेगा, सिनेप्स का नाम पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इसी तरीके से मैसेज डिलीवर होते हैं। हाथ में ये सेल्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, टच करने पर मैसेज जाता है और ये मैसेज एक सेल से दूसरे सेल होते हुए हमारे दिमाग तक जाता है। तो न्यूरॉन जो है ना, इस तरीके से मैसेज को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। तो न्यूरॉन्स के बारे में ये चीज़ पढ़ना था कि न्यूरॉन्स कैसे मैसेज पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में ये कि न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के सबसे लंबे सेल्स होते हैं, क्योंकि अगर पैर में चोट लगा है, बात दिमाग तक जानी चाहिए, तो उतना लंबा एक तार तो होना चाहिए ना, एक वायर होना चाहिए, इसलिए ये लंबे होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेरुरज्जु के तरफ। मेरुरज्जु को पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, ताकि हमको जगह मिल जाए पढ़ने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है ना, मेरुरज्जु हमारे बॉडी का टिश्यू है, एक टिश्यू है, नर्वस सिस्टम का टिश्यू है। बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सब आकर इसी मेरुरज्जु में मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा बॉडी हुआ, ये हमारा बॉडी हो गया, मान लेते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं ना कि पूरे बॉडी से न्यूरॉन्स आकर इसमें मिल गए, सारे बॉडी से आकर न्यूरॉन्स जो है इसमें मिल जाते हैं इस तरीके से।
क्योंकि इंफॉर्मेशन बॉडी को हर पार्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए ना, हमको कहीं भी बॉडी में चोट लगे पता चल जाता है कि नहीं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। तो न्यूरॉन्स जो आते हैं ना, इसमें आकर एक बंडल बनाते हैं। इस तरीके से पूरे बॉडी से आकर क्या किए, एक बंडल बना लिए, और इसी बंडल से जो है ना ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का जो बंडल बनता है ना, वो क्या होता है, हमारे रीढ़ के हड्डी के पीछे से वो गुजरते हुए दिमाग के पिछले पार्ट में जाकर मिलता है। तो न्यूरॉन्स, मेरुरज्जु भी क्या है, असल में वो उस न्यूरॉन्स का बंडल ही है, गुच्छा ही है, जो दिमाग तक पहुंचाता है। मैसेज दिमाग तक जाना चाहिए कि नहीं, तो इसी मेरुरज्जु के पीछे थ्रू होकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, मेरुरज्जु के स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो बैकबोन के पीछे से ये गुजरता है। बैकबोन के पीछे से क्यों गुजरता है, तो एक्चुअल में बैकबोन जो है ना इसको प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक जो है ना ऑर्गन है, नाजुक पार्ट है, और हमको मालूम है कि ये एक बार टूट गया तो फिर दोबारा बनने वाला है नहीं, तो इसको बचाना भी है, प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, असल में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, इस मेरुरज्जु को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर ये टूट गया तो हम पैरालाइज हो जाएंगे। अगर पैर का कनेक्शन जो है टूट गया हमारे दिमाग से, तो पैर तो वैसे ही वैसा रह जाएगा, लेकिन जो है इंफॉर्मेशन दिमाग से पैर को जो भेजना है, भाई इसको मूवमेंट कराओ, तो वो मूवमेंट नहीं आएगा। पैर में चोट लगेगा तो पैर का जो वो कनेक्शन है टूट गया है, दिमाग तक वो चीजें पहुंचेंगे ही नहीं, तो इस तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो जो भी बॉडी का न्यूरॉन्स है वो असल में जब दिमाग तक पहुंचते हैं ना, तो इसी मेरुरज्जु के थ्रू होकर एक बंडल में, एक पैक में ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। मेरुरज्जु के बारे में ये चीजें पढ़नी थी। अब जो है एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमको पढ़ना है। अब तक जो है हम कई तरीके के रिएक्ट देख चुके हैं, कई तरीके के रिएक्शन देख चुके हैं। उसमें से 2 रिएक्शन हम देखें कि जब भी हम किसी गर्म वस्तु को जब छूते हैं ना, तो अचानक बिना सोचे समझे हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जब रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है बहुत ज्यादा, एक बैक यानी कि अचानक से जब पड़ती है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ जो है अपने मुंह जो है कहीं खींच लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी मन पसंदीदा चीज को देखते हैं, अपने खाने वाले मन पसंदीदा चीज को देखते हैं, तो मुंह में अपने आप जो है पानी आ जाती है। तो ये जो वर्क हो रहा है ये कैसे हो रहा है, हम बिना सोचे समझे हाथ हटा लेते हैं, बिना सोचे समझे जो है सर घुमा लेते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक होता है। आखिर वैसा कौन सा चीज है जो बिना सोचे समझे भी यह काम करवाता है हमसे, है कि नहीं। हम नहीं सोच रहे हैं उस बारे में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हाथ वहां से हट गया, और वो भी सावधानी से हटा। लाइट आंखों में पड़ी, नुकसान हो सकता था हमारे आंख को, लेकिन सर जो है घूम गया, अपने आप घूम गया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये वर्क कैसे करता है और इसकी जरूरत क्यों। असल में हमारा दिमाग का जो सोचने वाला प्रोसेस है ना, वो बहुत स्लो है। वो इमरजेंसी में, इस तरीके के इमरजेंसी में वर्क नहीं कर पाएगा, एफिशिएंट नहीं है। मैसेज जो है जाएगा दुर्मिका से होते हुए, इलेक्ट्रिक करंट के होते हुए थ्रू जाएगा, दिमाग में जाएगा, दिमाग जो है सोचेगा, उसके बारे में इंटरप्रेट करेगा कि भाई क्या है, ये हीट है, अच्छा हीट है तो इससे दिक्कत हो सकता है, तो क्या करना है, इसको हाथ को वहाँ से हटाना होगा। तो मैसेज आएगा, वहाँ से मैसेज भेजेगा वो मसल्स को, मसल्स तब जाकर जो है हाथ हटेगा। इतने देर में बहुत लेट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा जो दिमाग है ना, वो सोचने समझने की प्रक्रिया में स्लो है, इस इमरजेंसी वाले कंडीशन से निपटने में अक्षम है। इसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में एक नया सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ है, ताकि हम इमरजेंसी से निपट सके। तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे जब हम कोई काम करते हैं अचानक से, और सावधानी पूर्वक ही होता है और हमारे फायदे के लिए ही होता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे दिमाग के पास जाएगा, अगर दिमाग के पास मैसेज जाएगा, आएगा, बहुत लेट हो जाएगा, उतना नहीं सोचना है। तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है ना, हम क्या किए, ये हमारा हाथ है, हम इसको टच किए, टच करते हैं तो मैसेज जो है हाथ को जाता है कि भाई ये गर्म है। अब ये मैसेज जो है ना डिलीवर होता है सेल के थ्रू। अब इसको जाना चाहिए था, इस मेरुरज्जु से होकर दिमाग के पास जाना चाहिए था, लेकिन ये दिमाग के पास भेजता नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी वाला मसला है। क्या करता है, ये यहीं से एक मैसेज हाथ को भेज देता है। मैसेज किया कि भाई ये गर्म वस्तु है, नुकसान हो सकता है। दिमाग के पास नहीं जाकर ये मेरुरज्जु ही क्या करता है, मैसेज भेजता है
इस हाथ के मसल्स को, पेशी को कि भाई हाथ जल्दी से पीछे खींचो, और ये एक्शन जो है अपने आप हो जाता है। तो उतना जो लंबा प्रोसेस करना था ना उससे बच गया, और ये यहीं पे जनरेट हो गया। यानी कि मेरुरज्जु का एक काम ये भी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना, सावधानी पूर्वक जो है रिएक्शन कराना, रिफ्लेक्स कराना, यानी कि वर्क को पूरा करना। तो रिफ्लेक्स एक्शन इसीलिए बॉडी में जनरेट हुआ है ना कि हमारा जो सोचने समझने वाला प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, उसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारा जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्रिएट हुआ है। इसी तरीके से ये होता है कि जब हमारे आंखों में बहुत तेज जो है रोशनी पड़ती है ना, तो हम सर को घुमा लेते हैं अपने आप, इसलिए कि रोशनी पड़ी, वो सीधा कहाँ गया, मैसेज के थ्रू जो है हमारे मेरुरज्जु में गया, और मेरुरज्जु से ही आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा बाद में जाएगा, लेकिन मेरुरज्जु से ही ये इंफॉर्मेशन आ गया हमारे सर को कि भाई जल्दी से सर को दूसरे तरफ घुमा लो, नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन बनता है ना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप, इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है। ये चीजें होती हैं। तो नॉर्मल जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको ये चीजें पढ़नी थी, और यही क्वेश्चंस पूछेगा। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछ देगा, है ना, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछ देगा। हम मेरुरज्जु के बारे में पढ़ चुके हैं, ये बंडल है न्यूरॉन्स के, इसके बारे में पूछेगा। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के बारे में, कि क्यों जो है रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में पूछ देगा। न्यूरॉन्स के बारे में हम बहुत सारी चीजें देखें। अब दिमाग के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, जो मेन चीजें जहां से क्वेश्चन पूछी जाती थी वो हम अब तक पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क जो है ना 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी कि आगे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। तो जो सोचने समझने वाला काम होता है ना, सोचने समझने वाला काम होता है, यानी कि कहीं से मैसेज आ रहा है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ पहले से रखा हुआ है, उसको मिला के सोच रहे हैं, और फिर जो है हम काम करने के लिए उसको क्या करते हैं, इन मैसेज देते हैं। तो वो सोचने समझने वाला काम जो होता है ना, वो होता है अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में होता है। और जो काम अनैच्छिक है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना हमारे बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पाचन, डाइजेशन हो रहा है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्ट जो है बीट कर रहा है, जैसे कि लार का आना, ये सारी कामें कैसे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। डायफ्राम का ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सारी कामें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी जो काम होती है ना, वो होती है हमारी पश्च मस्तिष्क में। तो इसको ध्यान में रखना है। सोचने समझने वाला काम जो है पूछ सकता है कि सोचने समझने वाला काम हमारे मस्तिष्क के किस भाग में होती है, तो कहना है कि अग्र मस्तिष्क में होती है। और जो अनैच्छिक क्रिया है जिसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो होता है डाइजेशन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डायफ्राम का ऊपर नीचे होना, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे, जो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कहाँ से कंट्रोल होती हैं, तो पश्चिम मस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं, है ना। ये 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एक और जो है पार्ट जो है इसमें बच गया है, लगभग उसको भी पढ़ लिए हैं, कि ये जो पार्ट होते हैं ना इसको बचाना होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, और बहुत डेलिकेट पार्ट है। मेरुरज्जु भी क्या था, हमारा एक डेलिकेट पार्ट था, बहुत नाजुक पार्ट था। ठीक इसी तरीके से जब हमारा हार्ट होता है, हमारा लंग्स, ये डेलिकेट पार्ट है, इनको एक बाहरी सुरक्षा चाहिए होता है। तो देखो कि हार्ट और लंग्स क्या होते हैं ना, हमारे उस रिब केज के अंदर होते हैं, यानी कि जो सीने वाले जो हड्डी होता है हमारा, उसके अंदर होते हैं, उसको बचाना होता है चोट से। ठीक इसी तरीके से हमारा दिमाग जो है ना, उसके अंदर जो खोपड़ी है उसको बचाना होता है, जो हमारा ब्रेन का मेन हिस्सा है उसको बचाना, उसके लिए खोपड़ी बना हुआ है। खोपड़ी के नीचे भी क्या है ना कि एक लेयर है, उस लेयर में जो है ना फ्लूइड भरा हुआ है, फिर बीच में एक लेयर है, और फिर उसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कहीं धक्का लगे तो दिमाग के पास जो धक्का पहुंचे उससे पहले वो क्या हो गया, उस लिक्विड में ही वो धक्का बन के रह जाए। तो इस तरीके का कुछ प्रोटेक्ट किया गया। मेरुरज्जु के बारे में भी हम देखें कि मेरुरज्जु को क्या किया जा रहा है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारा रीढ़ का हड्डी है, और उसके नीचे से ही वो गुजरता है, पीछे से ही गुजरता है और दिमाग तक जाता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ये फर्स्ट पार्ट जो है जो ह्यूमन में होता है, जंतु तंत्रिका तंत्र में होता है, इसके बारे में पढ़ें।
अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर प्लांट में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, और कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऐसे हैं जो इस तंत्रिका तंत्र से अलग हैं। तंत्रिका तंत्र तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो हमको इन तंत्रिका तंत्र से अलग करता है, क्योंकि ये वहां पे काम नहीं करते हैं। कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं जो उसको काम नहीं करते। तो सबसे पहले हम करते क्या है ना कि प्लांट के में पढ़ते हैं कि प्लांट आखिर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें तो तंत्रिका तंत्र होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं।